दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उतर गए हैं। पूरी ताकत लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। आज तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में प्रचार करने पहुंचे हैं। और कौन कौन पहुंचा जानना चाहते हैं? सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर। आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात आपको क्यों देखना चाहिए? 8 बजे रात आपको विस्तार न्यूज का खास शो सीधे मुद्दे की बात क्यों देखना चाहिए? आपको बताऊं क्यों देखना चाहिए। आपको इसलिए देखना चाहिए कि आपको लगता है कि देश की कौन सी खबर है भाई जो आज देखना चाहिए, सीधे मुद्दे की बात में मिलेगी। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी खबर है जो आज की सबसे बड़ी खबर है, देखने को मिल जाए, सीधे मुद्दे की बात देखना चाहिए। फिर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी खबर है जिसे आप विस्तार से देखना चाहते हैं, जिसका शानदार और सटीक विश्लेषण हो, तो आपको सीधे मुद्दे की बात देखना चाहिए। यानी देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और हां, अगर ट्रंप ने सरकार बनाई है और कनाडा में हिंदुओं का अपमान हुआ है, बांग्लादेश से हिंदू खदेड़े जा रहे हैं, तो विदेश की खबर भी देखने के लिए आपको सीधे मुद्दे की बात देखना चाहिए। यानी देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अगर कोई खबर विदेश की बहुत बड़ी है तो विदेश की भी खबर। तो क्यों कहीं जाना, 8 बजे विस्तार न्यूज लगाना। सीधे मुद्दे की बात में आपको हर खबर देखने को मिल जाएगी। यहां वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कहता हूं, आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें दिखाता है जो आपको देखना, जानना, समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले सीधे मुद्दे की बात क्या दिखाता है, आपको कौन सी खबर दिखाने वाला है। आज हम आपको दिल्ली चुनाव की तस्वीरें दिखाएंगे। आज दिल्ली के रण में 2 मुख्यमंत्री उतरे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो आम आदमी पार्टी पर खूब प्रहार किया। विस्तार से खबर बताएंगे। और हां, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे, सीधी तस्वीर दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर बताएंगे। लेकिन इसकी जड़, इसकी बुनियाद, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी आपको पता है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहली बार कहां कहा था? विस्तार न्यूज के मंच पर कहा था। सबसे बड़ा इंटरव्यू में कहा था कि मेरा बस चले तो मैं तो पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दूं। और आज बहुत बड़ा ऐलान हुआ। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश को मिले बहुत बड़े सौगात की करेंगे। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में जीजी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। अब भोपाल को जाम से राहत मिल जाएगी। विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में एक रिसर्च हुआ है। रिसर्च क्या है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन बस इतना ही कहूंगा, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं ये उनको सोचने दीजिए। परेशान मत कीजिए। आप माता पिता है ना, समझाइश दीजिए, सीख दीजिए। अगर डिरेल हो जाए तो समझाइए, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने का जिम्मेदारी या थोपना बच्चों पर मत करिए। बच्चों पर अपने सपनों को मत थोप। पांचवी खबर में बात छत्तीसगढ़ की होगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी गुल बज गया है, लेकिन इस बार आपके शहर का मेयर कौन बनने वाला है जानना चाहते हैं? किसको महापौर का टिकट मिलेगा? सब बताएंगे, जुड़े रहिएगा। और हां, हर शहर लेकर चलूंगा 8 बजे। आज से हर शहर लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज माहौल क्या रहा। और आखिर में बात करेंगे राजधानी रायपुर में हुई साइबर ठगों पर। बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 62 आरोपी गिरफ्तार हुए। पूरी कहानी बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। लेकिन चलिए, देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की वो जरूरी खबरें जो आपको आज जानना जरूरी है, देख लीजिए। और पहली खबर, दिल्ली चुनाव में 2 मुख्यमंत्री। एक आपको दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और एक दिख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने कमर कस ली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के रण में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उतर गए हैं। देखिए जरा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत से उतर गई है। बीजेपी शासित प्रदेशों के 3 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनावी मैदान में उतरे। मैंने आपसे कहा था दिल्ली चुनाव की हर खबर आपको देखना है तो कहीं मत जाइएगा। विस्तार न्यूज सब दिखाएगा। दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बड़े बड़े चेहरों को दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए उतार दिया है कि जाइए दिल्ली फतह कीजिए, आम आदमी पार्टी से छीन के सरकार बना लीजिए। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री योगी की पहली रैली हुई। करोल बाग की इस रैली में बटोगे तो कटोगे वाले नारे की भी एंट्री हो गई। सीएम योगी की रैली से पहले ही बटोगे तो कटोगे वाला पोस्टर लगा दिया गया था। दिल्ली में आज सीएम योगी की 3 रैली हुई। इसमें सीएम योगी ने
दिल्ली दंगे से लेकर यमुना की गंदगी और बांग्लादेशियों तक का मुद्दा उठा दिया। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी दिल्ली चुनाव में प्रचार का जिम्मा सौंप दिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों का जवाब देना खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मैदान में डटे हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में 3 रैलियां हुई। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। सभी थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग पर कांग्रेस नेता खुद ही थिरकने लगे। दिल्ली में दिन भर चली चुनावी हलचल पर एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। देखिए, बड़ी दिलचस्प है, फिर आगे बात करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आज मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? मैं योगी जी से पूछना, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के स्कूल देखे? उत्तर प्रदेश में स्कूलों का बुरा हाल है। अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में एक टेलर दिखाया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी रण में हैं, तो इसका क्या असर होगा, बात इसकी भी कर लेते हैं। और मैं कहता हूं आपसे, विस्तार से विश्लेषण केवल विस्तार न्यूज में देखने को मिलेगा। देख लीजिए जरा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी पूर्वांचली वोटर्स को साधने की जुगत में। दिल्ली में करीब 24% पूर्वांचली हैं, यानी करीब 45 लाख पूर्वांचली वोटर्स हैं, और 45 लाख पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी को भी दिल्ली फतह की जिम्मेदारी सौंप दी। समझ गए आप? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार का आगाज कर रहे हैं। देख लीजिए लाइव तस्वीर, ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है दिल्ली से, लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही है। मैंने आपसे कहा ना कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार का आगाज कर दिया है। आप डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे हैं। आप अमृत तिवारी मेरे सहयोगी वहीं हैं। अमृत, ये देखिए, सुनिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोहन यादव गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ से अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो यह गांव है जहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है, क्योंकि यह मेरे को मत क्षेत्र है और यहाँ पे एक बार बात कीजिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात करने की कोशिश कीजिए। अमृत, आप बताइए, विस्तार न्यूज से बात करेंगे मुख्यमंत्री, बात करने की कोशिश कीजिए। जी, हम कोशिश करते हैं कि सीएम साहब से जो है थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे उनका जो सुरक्षा घेरा है वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी, सर, चुनाव की बेला में आप फिर से स्टार कैंपेनर हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक अच्छा माहौल लग रहा है? अच्छा, मध्य प्रदेश वाला बता दीजिए, आज आपने जो घोषणा की है, ऐलान कर दिया है कि शराबबंदी हो जाएगी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? श्री मोहन यादव, श्री मोहन यादव, श्री मोहन यादव, श्री मोहन यादव। आप देख सकते हैं कि अभी चूंकि यहाँ पे मंदिर में पहुंच रहे हैं वो, और ये अभी हमें इशारा किया गया है कि यहाँ पे दर्शन करने के बाद जब संबोधन होगा तब वो मीडिया से मुखातिब होंगे, हमसे मुखातिब होंगे। फिलहाल उनका जो है कि वो सीधे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ दर्शन करेंगे, पांडवकालीन प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे मोहन यादव पहुँच रहे हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद जो है जनसभा को संबोधित करेंगे, जो चुनावी जनसभा है। यहाँ से आपको बता दें कि जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करने के लिए जो है यहाँ मोहन यादव पहुँचे हुए हैं।
अक्सर देखा गया है लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस क्षेत्र में वो प्रचार कर चुके हैं और एक अच्छी खासी जगह देखा जाए साइजेबल जो वोट प्रतिशत है वो मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो बांदीपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे उसका जो है कोई गढ़ नहीं रहा है, लिहाजा मोहन यादव के जरिए यहाँ पे इस किले को ध्वस्त करना चाहती है, क्योंकि यहाँ यादव मतदाता भारी संख्या में है। और इसके मद्देनजर देखा जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब मोहन यादव पहुंचे थे तो उनका अट्रैक्शन काफी देखा गया था, उसी के मद्देनजर यहाँ पे शिव मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पे देखिए ये दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। प्राचीन शिव मंदिर है, पांडव कालीन शिव मंदिर है और यहाँ पे मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ठीक है अमृत ठीक है, हम आपके पास आएंगे जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपसे बात करेंगे हम सीधे आपके पास आएंगे। लेकिन मैं आपसे ये बता रहा था कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली की मादीपुर और रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में रैली होने वाली है और ये आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आज जिन 2 सीटों पर चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है उसका समीकरण भी आपको बता देते हैं। बीजेपी के लिए मधुपुर जीतना टफ टास्क है। यहां पहले 3 बार कांग्रेस और कांग्रेस के बाद लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। मधुपुर विधानसभा यादव बाहुल सीट है। इस सीट पर यादव वोटर्स अच्छी संख्या में है। ऐसे में मोहन यादव का प्रचार करना इस सीट के लिए खास माना जा रहा है। दूसरी सीट रोहिणी विधानसभा है। रोहिणी विधानसभा बीजेपी का मजबूत गढ़ है। 2015 में जब बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी तब इसी सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस सीट से लगातार विजेंद्र गुप्ता चुनाव अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल करते रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विजेंद्र गुप्ता के इस किले को और मजबूती देने के लिए प्रचार में उतरे। दिल्ली चुनाव में क्या माहौल है, सीधे अपने सहयोगी के पास अमृत तिवारी के पास चलते हैं। अमृत जरा दिखाइए तस्वीर, क्या दिखा पा रहे हैं? देखिए मंदिर जी ज्ञानेंद्र जी, देखिए यहाँ पे मोहन यादव मंदिर में है, पूजा आरती चल रही है उनकी और यहाँ से पूजा संपन्न करने के बाद यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मंदिर के प्रांगण में जनसभा होती है। देखिए हर हर महादेव की गूंज चल रही है। मोहन यादव जो है यहाँ से मंदिर से अब निकल रहे हैं और निकलने के साथ ही यहाँ पे जो है ये इन्हें जो है आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाई कि ये भेंट किया जा रहा है, माला इन्हें पहनाई जा रही है। चूँकि आपको जैसा कि मैं बता रहा था यह जो एरिया है ज्ञानेंद्र जी वो काफ़ी प्रोमिनेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है कांग्रेस और बाद में आम आदमी पार्टी की जो है यहाँ पे दबदबा रहा है। और पिछली बार गिरीश सोनी यहाँ से लगातार जीतते रहे लेकिन उनका टिकट बदल दिया गया और यहाँ से राखी बिरला जो कि मंगोलपुरी से चुनाव लड़ती थी वो अब यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। लिहाजा यहाँ पे इस एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे ताकतवर कार्ड यहाँ पे चल रही है, जिसे मोहन यादव एक स्टार प्रचारक हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि जहाँ जहाँ इन्होंने प्रचार किया था वहाँ पे साइजेबल अमाउंट में वोट जो है मिलता रहा है। और इसी के मद्देनजर जो है यहाँ पे मोहन यादव पहुँचे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रश है, थोड़ा सा विजुअल डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोहन यादव की एक एक गतिविधि को हम आप तक पहुँचाते रहें कि यहाँ पे देखिए कि लीडर की लोकप्रियता किस तरह से है और उसका जो है कहा जाए कि एक पॉलिटिकल बेनिफिट किस तरह से हो सकता है। इसको लेकर के जो पार्टी के आला कमान है वो इस चीज़ को समझते हैं और यही वजह है मोहन यादव जो है लगातार जो है एक सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे देश के कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो। एक स्टार कैंपेनर के रूप में हमेशा वो जो है भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद रहते हैं। तो अब देख सकते हैं कि अब ये जो है इनका जो काफिला है इनके साथ जो आगे बढ़ रहा है वो उस जगह पे जा रहा है जहाँ पे एक जो सभा है, एक छोटी सी नुक्कड़ सभा, उसे संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चूंकि ये आए हैं बाहर से तो इनको जो यहाँ पे रुकने के लिए कहा गया है, यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए। ठीक है अमृत, आप बात करने की कोशिश कीजिएगा, आप बात करेंगे, हम उसको जरूर दिखाएंगे। लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रही है अमृत, शाबाश। इसी तरह से चुनाव की रिपोर्टिंग होती है और ऐसे ही चेस किया जाता है अमृत। सबसे पहले आपने मोहन यादव की तस्वीर दिखाई अमृत, आपके प्रयास इसी तरह से होने चाहिए। चलिए आप कोशिश में रहिए, मैं आगे बढ़ता हूं। और आज आपको पता है दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है और वो फैसला एमपी में शराबबंदी। और पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मंदिर दिखाई दे रहा है। एमपी में शराबबंदी, पीछे मंदिर, मतलब साफ है कि धार्मिक जगहों पर, धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया।
मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान हो गया है। मतलब मध्य प्रदेश के 11 जिलों में आने वाले 17 धार्मिक नगरों में अब शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सबसे पहले धार्मिक नगरों की लिस्ट आपको बता देते हैं, विस्तार से दिखा देते हैं, खबरों का विश्लेषण विस्तार से कर देते हैं। देख लीजिए किन किन 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी होने वाली है। देख लीजिए उज्जैन, अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, ओंकारेश्वर, मंडला, मुल्ताई, दतिया, जबलपुर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, बरमान, पन्ना और देवास। पूरी लिस्ट देख लीजिए, इसमें आपका इलाका है या नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह फैसला किया है दिल्ली जाने से पहले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 18 जनवरी को ही विस्तार न्यूज के मंच पर कहा था, हमारी सरकार शराबबंदी को और आगे बढ़ा रही है, शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रही है। 21 जनवरी को मोहन यादव ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी की बात दोहराई और अब ठीक 2 दिन बाद यानी 23 जनवरी को 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। सीएम के तीनों बयान सुन लीजिए, लेकिन सबसे पहला बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ही दिया था। सुनिए। हमको ये बात भी देखना पड़ेगी कि धार्मिकता में हमारा समाज में भी वो सारी व्यवस्था रहे जिसके आधार पर समाज का दृष्टिकोण ठीक रहे। इसलिए मैं खुले में मांस वो हमने रोका, धार्मिक दृष्टि से है। लेकिन ये बात सही कि जीवन नर्क बनाने में मदिरा वाला मामला भी आता है, ये शराब की दुकानें। तो अभी हम चरणबद्ध चल रहे हैं कि हमारे धार्मिक जितने 17-18 शहर है उन सब दूर हम दारू की दुकानें बंद कराएंगे। तो चरणबद्ध रूप से, नैतिक रूप से हम इस बात के पक्ष में है कि अभी हम धार्मिक शहर में आने वाले मार्च के नए बजट के समय तक ये निर्णय करेंगे कि यहाँ दारू की दुकानें बंद कर दें। क्या ये फैसला आगे तक प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी तक जाएगा क्या? अभी तो भविष्य का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा बस चले तो मैं जरूर उस तक पहुँचूँ। हमारी प्रदेश की पॉलिसी है कि हम धार्मिक शहरों से शराबबंदी की तरफ करें और मुझे इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी होगी। धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान हुआ तो महिलाएं भी खुश हो गईं। अब शराब पीने से सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही तो होता है। गृह कलेश बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए महिलाएं खुश हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। शराबबंदी को लेकर आम जनता की क्या राय है, सुनिए जरा। मोहन का अभिनंदन करूंगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है। मैं इसलिए लिख लाई थी कि नंबर 17 शहरों में ही प्रतिबंधन की तैयारी हुई है, धार्मिक शहरों में। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम मेरा, और मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। प्रत्येक घर किसी न किसी तरह से हर घर इससे परेशान है, तो कोशिश यही रहेगी महिलाओं की, हमारे भी प्रयास था कि हम किसी न किसी प्रकार से महिलाओं को इस बात से मुक्ति दिला पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया। बहुत खुश हैं हम तो आज जो इन्होंने ये निर्णय लिया है, मेरे को बहुत खुश है कि आज कम से कम बच्चे तो अच्छे रहेंगे। और उन्होंने ये जो काम किया है बहुत अच्छा किया शराबबंदी का, इसलिए मैं बहुत खुश। आना चाहिए कानून और बहुत अच्छी बात है, मतलब सुरक्षा है। जो शराब पीकर और हर घर में विवाद होना, हर घर में झगड़ा होने, सीधी सदाई महिलाएं हैं जो शाम के शराब पी के आना, गाली देना, मतलब हम देखते हैं न्यूज़ तो हमको बहुत बुरा लगता है। ये होना चाहिए, ये कानून लागू होना चाहिए। ये कानून जरूर लागू करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हर जगह अपने आप को जो असुरक्षित महसूस करती हैं, और उनके साथ एक रहता है कि एक जेंट्स साथ में होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो, क्या महिलाएं अकेले कहीं नहीं जा सकती?
या जा सकती हैं, तो ऐसे लोगों का सामना उन्हें करना पड़ता है। मोहन सरकार ने शराबबंदी को लेकर काफी पहले कमर कस ली थी। मोहन सरकार ने सिंहस्थ 2028 के पहले लागू करने का टारगेट रखा था। मध्य प्रदेश में करीब 2 दशक से बीजेपी की सरकार रही है और लगातार मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठती रही है और अब मोहन यादव ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी की शुरुआत कर ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 21 जनवरी को जब शराबबंदी की बात कही थी, तब भी विस्तार न्यूज ने साधु संतों से बात की थी और अब मुख्यमंत्री ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। तो साधु संत क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। उज्जैनी जिस प्रकार से महाकालेश्वर की नगरी है, उसके लिए तो मैं निरंतर रूप से वहाँ का होने के कारण मांग करता रहा हूँ कि सालों बाद ये एक इंतजार था जिसको मोहन जी ने बड़े अच्छे से निभाया है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा नगरों में लागू करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने यदि फैसला लिया है और मोहन यादव जी ने, यदि सीएम ने, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, तो मैं कहता हूँ कि सनातन के लिए पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में ही शराबबंदी होनी चाहिए। एमपी में, मध्य प्रदेश में भी सीएम फैसला बहुत निर्णय बहुत उचित है। बाकी जो पवित्रता जो रखेंगे तो शुद्धि से बुद्धि, बुद्धि से प्रकाश, विकास सब होता है। पन्ना जो है वह धार्मिक नगरी है। धार्मिक नगरी में धर्म के रक्षा के लिए शराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने वाला प्राणी धर्म से भटक जाता है। ये पन्ना नगरी है, धार्मिक नगरी है, यहाँ दारू वारू नहीं बिकना चाहिए। क्योंकि एक मंदिर की एक मर्यादा होती है, धार्मिक नगरी की एक मर्यादा होती है, मर्यादा को पालन करना होता है। इसलिए शराबबंदी का जो फैसला लिया सीएम मोहन यादव ने, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको ऐसे ही अच्छे फैसले ये मध्य प्रदेश में लेते रहें। ये इससे धर्म और समाज दोनों में खुशियाँ होंगी, क्योंकि माँ शारदा एक धार्मिक नगरी है। हम देखते हैं कि गली गली में ये सब चीज़ें होती थी, अब इसमें रोक लगेगी। उससे भक्त जो भक्त आते हैं माँ के दर्शन करने, उनको भी बड़ा प्रसन्नता होगी। महिलाएं खुश हैं, नेता खुश हैं, आम जनता खुश है और साधु संत भी खुश हैं। मोहन सरकार ने ऐतिहासिक ऐलान किया है, शराब नीति में बदलाव के बाद जल्दी ही 17 धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। बड़ी खबर है, इसलिए विस्तार से बता दिया। और प्रयागराज में इतना बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा है, इसलिए प्रयागराज से साधु संतों को सुना दिया। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ के साधु संत क्या कह रहे हैं, लाइव सुना देता हूं। मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी बैठे हैं। एक बार बात कीजिए, धर्म का मामला है, धार्मिक नगरी का मामला है और धर्म को बचाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। साधु संतों के साथ कुंभ में बैठे हैं, पूछिए जरा उनसे कि इस फैसले को कैसे देखते हैं। अनमोल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए जो फैसला मोहन सरकार ने लिया है उसकी चर्चा भोपाल से लेकर कुंभ नगरी प्रयागराज तक है। महाराज जी, शराबबंदी का फैसला हुआ है 17 धर्म नगरी में, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत सुंदर तरीके से। क्या बोलेंगे इस फैसले को? इस फैसले के लिए कहेंगे हमारा तो पूरा प्रदेश इस चीज़ से और पूरा भारत इस चीज़ को अमल होना चाहिए। ये तीर्थ स्थानों के लिए, हर जगह के लिए होना चाहिए। जैसे तीर्थ स्थान है, स्कूल हैं, बच्चे जिनमें पढ़ने जाते हैं, तो ये नशे के पदार्थ उनसे काफ़ी कोसों दूर रखे जाएं। ठीक है महाराज जी। महाराज जी कहाँ से हैं आप, ये बता दीजिए। ब्यावरा राजगढ़ जिले से। आप मध्य प्रदेश से ही आते हैं? जी हाँ जी। तो महाराज जी, इस फैसले को कैसे देखते हैं मोहन यादव सरकार की? बहुत अच्छा है। हाँ। जो फैसला लिया मोहन यादव जी ने, बहुत अच्छा लिया है और शराब बंद होना चाहिए। पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। आप महाराज जी कहाँ से? फर्रुखाबाद। कैसे देखते हैं इस फैसले को, बताइए। बहुत अच्छा है। हाँ। जब बंद होना चाहिए। आप बताइए महाराज जी। देखो भाई, ये मोहन यादव जी ने आकर के हमारे मध्य प्रदेश को सकुशल करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया है। उन्होंने बहुत अच्छा, क्यों, यहाँ पर पृथ्वी भूमि ये सत्य सनातन भूमि है, आदिकाल से चली आ रही है। तो आदिकाल से ये भारतवर्ष के अंदर मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने जो भी अच्छे काम को करेगा वही वहाँ का सीएम बनेगा। सीएम बनेगा मोहन यादव, जो भी अच्छा काम करेगा। आपकी क्या राय है महाराज जी, जल्दी से बता दीजिए। हमारे पूर्वज महाराज जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है।
और ऐसा ही होना। ठीक है, आप इनसे विस्तार से बात कीजिए, लेकिन आज विस्तार से मैं बता देता हूं कि कुंभ में क्या हुआ। इसके लिए मुझे आदर्श के पास जाना पड़ेगा, आदर्श के पास जाना पड़ेगा। आदर्श, कुंभ में आज क्या क्या हुआ, क्या बड़ी तस्वीर रही और आने वाले दिनों में क्या दिखाई देगा, कितने लोग स्नान कर चुके हैं, सब कुछ एक मोटा मोटा आंकड़ा बता दीजिए, क्योंकि मैंने वादा किया है दिल्ली चुनाव और कुंभ की कोई भी तस्वीर नहीं छोड़ूंगा। आदर्श। ज्ञानेंद्र जी, आज कुंभ में करीब 9.5 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और इसके साथ साथ कल्पवासी भी लगातार आ रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात जो रही है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी महाकुंभ में पहुंची हुई थी, उन्होंने दर्शन स्नान किए हैं। इसके साथ साथ अभिनेत्री भाग्यश्री यहां पर पहुंची थी और कुछ टीवी कलाकार भी, माफ़ कीजिएगा, पहुंचे हुए थे। और इसके साथ साथ 27 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, उसको लेकर लगातार यूपी पुलिस के जो डीजीपी हैं वो मुख्यालय पर लोगों से कमांड लेकर चेक कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की, सुरक्षाएं की जो व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से हो। साथ ही साथ रूट डाइवर्जन को लेकर भी विशेष प्लान किया जा रहा है, क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो कोशिश ये है कि वो जब यहां पर पहुंचे तो उनका भी स्नान बेहतर तरीके से हो और उसकी वजह से किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि आज से ट्रैफिक प्लान को लेकर और मैनेजमेंट को लेकर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली है यूपी पुलिस। ज्ञानेंद्र जी, तो कुल मिला के आप कुंभ पर नजर बनाए रखिए। प्रधानमंत्री आने की बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे और वीवीआईपी लगातार पहुंच रहे हैं। कुंभ में जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा, वो सब कुछ आपकी नजरों से सबसे पहले बताएंगे। चलिए, फिलहाल आपका, अनमोल का, दोनों का शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं। और आगे कौन सी खबर है? कौन सी खबर है? मध्य प्रदेश के भोपाल को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। कितने का गिफ्ट मिला है? मुख्यमंत्री का भोपाल को 121 करोड़ का गिफ्ट तोहफा मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज बड़ी सौगात मिल गई है। भोपाल के जीजी फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है और लंबे इंतजार के बाद राजधानी के लोगों को फाइनली जीजी फ्लाईओवर मिल गया है। लंबा इंतजार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे लोक निर्माण विभाग को 2 साल में पूरा करना था, लेकिन इसे बनने में 4 साल लग गए। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ी सौगात राजधानी भोपाल को दे दी है। गुरुवार सुबह क्या हुआ? गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में जीजी फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। समारोह में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद थे। जीजी फ्लाईओवर उद्घाटन करते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि फ्लाईओवर का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होगा। अभी इस फ्लाईओवर को जीजी फ्लाईओवर के नाम से जानते थे। जीजी का मतलब गणेश मंदिर टू गायत्री मंदिर फ्लाईओवर। फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओपन जीप में इसका निरीक्षण किया। सीएम मोहन यादव ने मंच से ही एक और नए फ्लाईओवर की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि भोपाल के बावड़िया कला में 180 करोड़ रुपए की लागत से एक और फ्लाईओवर बनाया जाएगा। फ्लाईओवर के उद्घाटन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। आज जब जैसे ब्रिज की बात करते हैं, ये ब्रिज वाकई में इतना बड़ा ब्रिज है और इतनी कठिनाइयों के बाद बना है। मुझे बताया गया है कि लगातार रात भर काम करना पड़ते थे। दिन में इतना समय, इतना ट्रैफिक चलता था, एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही थी। लगातार इन सारे बीचों में से, अपने इतने व्यस्त मार्केट में से कोई ब्रिज बने तो वाकई कितनी परेशानी होगी। इस बात की प्रसन्नता है, ये ब्रिज भी हमारे समय बना और बहुत जल्दी जोरदार अभिनंदन करो, बेरागढ़ वाले ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर। ये भाजपा है, ये मेट्रो के पिलर, ये विकास के कारवां। और अभी इतना ही नहीं, मुझे बताया गया कि बावड़िया कला तरफ भी बहुत तकलीफ आती है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया है, लोगों ने इस पर चलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस फ्लाईओवर की कितनी जरूरत थी उससे इससे समझा जा सकता है। किससे? देखिए जरा। फ्लाईओवर बनने से भोपाल के सबसे व्यस्तम इलाकों में एक एमपी नगर का 60% ट्रैफिक डाइवर्ट होकर इसी ब्रिज से गुजरेगा। इस फ्लाईओवर से रोज करीब 6000 गाड़ियां गुजरेंगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच और शाम 5 से 8 बजे के बीच एमपी नगर रोड पर करीब 10,000 गाड़ियों का भारी ट्रैफिक होता है। इसके अलावा 3.25 किलोमीटर लंबे इस
सफर में अब 5 मिनट का वक्त ही लगेगा, सिर्फ 5 मिनट। अभी तक इस दूरी को तय करने में आधे घंटे तक का समय लग जाता था, मतलब आपका समय भी बचेगा। और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा वक्त लगता था, ट्रैफिक जाम मिलता था जब गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा होती थी। आपको इस फ्लाईओवर की कुछ खासियत भी बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इस फ्लाईओवर को बनाने में सरकार ने 121 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसकी चौड़ाई 15 मीटर और लंबाई 2734 मीटर है, यानी करीब 2.25 किलोमीटर है। पूरे फ्लाईओवर में लाइटिंग का भी काम पूरा कर लिया गया है। एहतियात के तौर पर बिजली के लोड का काम भी पूरा किया जा चुका है, ताकि ट्रैफिक के संचालन में कोई भी परेशानी ना आए। समझ गया? ये तो थी बात जीजी फ्लाईओवर की, जो अब आंबेडकर फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसके शुरू होने से आम लोग कितने खुश हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। इसलिए सुन लीजिए इससे होकर गुजरने वाले शहरवासियों का क्या कहना है, सुनिए। अभी तो काफ़ी समय बच रहा है। पहले तो ट्रैफिक धूल मिट्टी भयंकर, यानी यहाँ से जा रहे, जहाँ से क्रॉस करने में चौराहे तक करीबन मुश्किल से आधे से पौन घंटा लग जाता था। बहुत दिक्कत होती थी आने में। ब्रिज बनने से ये है कि जनता को दिक्कत नहीं हो रही। शाम के बहुत ट्रैफिक होती थी एमपी नगर में, लेकिन ब्रिज बनने के बाद अपना पूरा ट्रैफिक ऊपर से, आधा ट्रैफिक कम से कम ऊपर से चले जाएगा, तो अपना जो पूरा अभी सुविधा हो जाएगा लोगों को। अब लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, टाइम से ऑफिस आना जाना हो जाएगा। और भोपाल बहुत तरक्की कर रहा है, हम लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ही बढ़िया उनने कार्य करा है और मध्य प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनने अपने कार्यकाल में रहकर, सबसे बड़ी समस्या थी कि जहाँ से लोग गुजरते थे तो ट्रैफिक लगता था, जाम लगता था, ये लाइटों का, तो बहुत ही अच्छा कार्य करा है। राजधानी के लोगों के लिए जीजी फ्लाईओवर का बन जाना कितनी बड़ी सौगात है, ये तो आम लोग ही जानते हैं। इस तरह की सौगात मध्य प्रदेश को मिलती रहना चाहिए, और वह भी समय पर। चलिए अगली खबर बता देता हूं, और अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है देख लीजिए। बच्चों को क्या करना है, बच्चों को सोचने दीजिए। यह खबर हर माता पिता के लिए जरूरी है, याद रखिएगा। हर माता पिता ध्यान से इस खबर को देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर। हर माता पिता देखिएगा। मिर्जा गालिब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये अरमां कैसे भी हों, किसी पर भी निकलें, बस बच्चों पर ना निकलें, बच्चों पर ना निकलें। ऐसा क्यों कह रहा हूं जानते हैं? ये जानने के लिए आपको पूरी खबर देखना होगा। चलिए मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं। कुछ दिन पहले आपको एक रिसर्च दिखाई थी कि कैसे परीक्षा आते ही बच्चों में तनाव बढ़ने लगता है। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसी मुद्दे पर नई रिसर्च हुई है, और रिसर्च है कि माँ बाप अपने ख्वाहिशों का बोझ अपने बच्चों पर डाल देते हैं। जैसे अगर किसी की इच्छा आईएएस बनने की है रही और खुद नहीं बन पाए, तो माँ बाप सोचने लगते हैं कि उनका बच्चा बन जाए, काश आईएएस। अब ऐसी ही ख्वाहिशों को लेकर ग्वालियर में रिसर्च हुई, तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए, माँ बाप और बच्चों से जुड़ी बहुत जरूरी कहानी है ये, बहुत जरूरी कहानी है ये, बहुत जरूरी कहानी है। इसको दिखाना बहुत जरूरी है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और महिला काउंसलर डॉक्टर यासी जैन ने एक सर्वे किया है। उन्होंने ये सर्वे 2 साल में पूरा किया, और इसमें करीब 15,000 से ज्यादा बच्चों और उनके माँ बाप से बात की। इसके बाद तैयार किए गए डाटा पर शोध भी किया गया। रिसर्च टीम में 14 स्कॉलर शामिल थे। सर्वे ग्वालियर के साथ साथ इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा और सतना में भी किया गया। इसमें 35 स्कूलों की टीचर पेरेंट्स मीटिंग का सहारा लिया गया। सर्वे में क्या आया वो भी समझ लीजिए। सर्वे में आए परिणाम के हिसाब से 67.3% माँ बाप अपने बच्चों पर अपनी ख्वाहिशों का बोझ डालते हैं, जबकि 32.7% माँ बाप बच्चों को फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रखते हैं। बच्चे माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई बार इतना दबाव में आ जाते हैं कि सुसाइड जैसा घातक कदम उठा लेते हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जहाँ माँ बाप जो सपना खुद पूरा नहीं कर पाते, उसे बच्चों पर थोप देते हैं। हमारे सहयोगी अनिल गौर ने सर्वे करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर यासी जैन से बात की है। क्या कह रही हैं, सुनिए। हम देख रहे हैं कि कई बच्चे जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर में आ रहे हैं, और डिप्रेशन जैसे एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है बच्चों के अंदर। स्ट्रेस को वो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो जब ये देखने की कोशिश की कि इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न में ये समझ में आया कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने का उनको मौका ही नहीं मिला।
और वो मौका नहीं मिलने का एक बड़ा रीज़न ये भी था कि उनके जो वो चाह रहे थे वो उनको नहीं करने दिया गया। जैसे कि उनको जिस फील्ड में आगे बढ़ना था या काम करना था वो नहीं करने दिया गया, जिससे कि उनकी जो ख्वाहिशें थी वो भी कहीं ना कहीं अधूरी रही हैं। वो जो मुकाम हासिल करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में वो भी अधूरा रह गया। कुल मिला के उनके सपनों के संग जो कहना चाहिए तुरपाई हुई है और वो इससे वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुए हैं, डिप्रेशन में आए हैं। इस रिसर्च के आने के बाद हमने मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के बच्चों से भी बात की है। माँ बाप की ख्वाहिशों के बोझ तले दबे इन बच्चों का क्या मानना है, सुनिए जरा। बच्चों को अपनी मर्जी से अपना करियर फील्ड चूज़ करने की लिबर्टी होनी चाहिए, क्योंकि इससे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे वैसे ही बहुत सेंसिटिव रहते हैं और उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, हमें नहीं पता तुम कैसे भी करके दो। फिर बच्चे के ऊपर फिर पढ़ाई का प्रेशर, ये सब उनको बहुत दिक्कत में डाल देगा। फिर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दबाव के कारण कोई भी बच्चा हो वो अपनी मतलब जो कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। देखिए कि अधिकतर जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब चीज़ें ही करते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो कहीं और होता है, और उन माता पिता के दबाव में आके बच्चे इंजीनियरिंग चूज़ कर लेते हैं। माता पिता कहीं ना कहीं ये सोचना भूल जाते हैं कि हमारे सपने के साथ साथ अपने बच्चे के भी उसके खुद के अलग सपने होते हैं, उसका एम होता है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अपनी इच्छाओं के बोझ के तले अपने बच्चों को बिल्कुल मत दबाइए। जो काम आप पूरा नहीं कर पाए, ऐसा जरूरी तो नहीं कि आपके बच्चे भी उसे पूरा ही कर पाएं। समझ गया? माँ बाप और बच्चों से जुड़ी बहुत सामान्य परेशानी थी जो रिसर्च में बताई गई कि बहुत घातक हो सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश मध्य प्रदेश के बाद आप छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा किस बात की चर्चा है? हर गली, हर चौराहे, हर गोमती पर किसकी चर्चा हो रही है आपको पता है? मेयर की टिकट किसको मिलेगी? ईमानदारी से बताइएगा, इसकी चर्चा हो रही कि नहीं? आपके शहर में आप कर रहे हैं कि नहीं? अगर आप नगर निगम के रहने वाले हैं, आपका शहर नगर निगम क्षेत्र है, तो आप कर रहे हैं कि नहीं? मेयर की टिकट किसको मिलेगी जानना चाहते हैं? आपके शहर का मेयर कौन होगा जानना चाहते हैं? क्या समीकरण देखना चाहते हैं? किसको टिकट मिल सकती है, कौन दावेदार है, समझना चाहते हैं? समझना चाहते हैं? चलिए समझा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको दिल्ली और महाकुंभ की हर वो तस्वीर दिखाई है, उसका विश्लेषण किया है जो घर बैठे आप जानना चाहते हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव का वादा कर रहा हूं और दावा भी कर रहा हूं कि अगर नगरीय निकाय चुनाव की कोई खबर देखनी, आपके शहर की कोई खबर देखनी, कौन महापौर बन सकता है, किसका पड़ला भारी है, इसने पीछे से जैक कैसे लगाया और इसे टिकट क्यों मिल गई, जानना चाहते हैं? सब कुछ जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज का विश्लेषण सुनिएगा। नगरीय निकाय चुनाव में 50 से ज्यादा लोगों की टीम विस्तार न्यूज ने मैदान में उतार दी है। 50 से ज्यादा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहला चैनल है जिसने इतनी बड़ी टीम नगरीय निकाय चुनाव में उतार दी है। नगरीय निकाय चुनाव में उतार दी है और शुरुआत आज से कर रहा हूं, विचलित मत होइएगा। कल से आपको जगह जगह टीम दिखाई देने लगेगी। विस्तार न्यूज को तो दिखाई देगी ही, विस्तार न्यूज ने इतनी बड़ी टीम उतार दी है कि दूसरों की टीम भी दिखाई देगी, लेकिन सटीक विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज दिखाएगा आपको और सब कुछ दिखाएगा। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव के बिग पिक्चर की बात करते हैं। बिग पिक्चर की छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। उम्मीदवारों के नामांकन के साथ साथ जुबानी जंग का भी दौर शुरू हो गया है। 5 साल बाद होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शासन से लेकर पार्टी के अंदर क्या माहौल है और क्या गतिविधि चल रही है, सब कुछ सीधे मुद्दे की बात में बताना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के 14 में से 10 नगर निगम में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 22 जनवरी से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। 11 फरवरी को नगर निगम का मतदान होगा और 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। 10 नगर निगम में होने वाले चुनाव में 4 सीट सामान्य, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, 2 सीट सामान्य महिला और 1 सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। आज सीधे मुद्दे की बात में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव और दुर्ग नगर निगम की हर वो खबर बताऊंगा जो चुनावी नजरिए से आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात कहां की होगी?
सबसे पहले बात रायपुर नगर निगम की कर लेते हैं। रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड में कुल 1095 मतदान केंद्र हैं, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,15,000 से ज्यादा, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 5,20,000 से ज्यादा है। रायपुर में इस बार मतदाता महिला महापौर चुनने वाले हैं, क्योंकि इस सीट पर सामान्य महिला का आरक्षण हुआ है। बीजेपी जिन संभावित उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है, उसमें कौन कौन है? उसमें मीनल चौबे और सीमा संतोष साहू का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। मीनल चौबे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार नगर निगम की राजनीति में सक्रिय रही हैं। वहीं सीमा संतोष साहू 2 बार की पार्षद हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं। सीमा संतोष साहू ओबीसी वर्ग से आती हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी प्रमुख तौर पर मानी जा रही है। समझ गए आप? अगर रायपुर सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नामों की बात करें तो दीप्ति दुबे, निशा देवेंद्र यादव और नीतू घनश्याम तिवारी का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। दीप्ति दुबे पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी हैं और प्रमोद दुबे के साथ राजनीति में सक्रिय भी रही हैं। वहीं निशा देवेंद्र यादव 2 बार से पार्षद हैं। इसके अलावा वंदना राजपूत, प्रगति वाजपेयी, प्रीति शुक्ला, उषा रंजन श्रीवास्तव, बबीता नथानी और अर्पिता ने भी कांग्रेसी टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। अब जब निकाय चुनाव हो रहा है तो फिर राजनीति तो होगी। जहां एक तरफ सीएम विष्णुदेव साय ने सभी वर्गों के लिए समान काम करने की बात कही है, तो वहीं टीएस सिंहदेव ईवीएम के सवालों पर बीजेपी को घेरते आए हैं। क्या कहा है विष्णुदेव साय और टीएस सिंहदेव ने, सुनिए। सभी साथ देंगे, महिलाएं भी साथ देंगी, हमारे किसान अन्नदाता जो हैं वो भी साथ देंगे। सभी वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार, तो सभी वर्गों का साथ आने वाले चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में भी और पंचायती राज के चुनाव में भी साथ मिलेगा। ईवीएम के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि एक ही ईवीएम में 5 मेयर के प्रत्याशी, 1 नोटा, 7 पार्षद के प्रत्याशियों के नाम, 1 नोटा। तो एक ही मशीन में मेयर और पार्षद के 2 वोट गिर रहे हैं, वीवीपैट नहीं है। उसको लेके लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी है कि जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि वीवीपैट आपको इसके साथ ईवीएम के साथ लगाना ही है, तो उसमें असमंजस में लोग अभी हैं। जहां भी मौका मिलता है तो कांग्रेस ईवीएम को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये तो रायपुर की बात थी। अब बिलासपुर की बात करते हैं, सब कुछ आपको बता देते हैं। बिलासपुर नगर निगम की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन कर रही है। बिलासपुर में बीजेपी सीट से जिस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है, उसमें पहला नाम पूजा विधानी, दूसरा नाम विजय ताम्रकार, तीसरा नाम किशोर राय और चौथा नाम रामदेव कुमावत का है। वहीं कांग्रेस की तरफ से महापौर पद की उम्मीदवारी के लिए प्रमोद नायक, रामशरण यादव और त्रिलोकर श्रीवास का नाम सामने आ रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस इन 3 चेहरों को प्रमुखता दे रही है। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। बिलासपुर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। हम पूरे जिले के न केवल महापौर बल्कि इन सारी निकाय, सारी पंचायत में सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक और पार्षद से लेके महापौर तक हम 2/3 से ज़्यादा अपने जनप्रतिनिधियों को जितवा के लाएंगे और उसके लिए हर कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। देखिए, महापौर चुनाव और पार्षद का चुनाव एक साथ होना है, तो हम लोगों के सारे वार्डों में हमारे पर्यवेक्षक जा रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर वार्ड में अच्छे पार्षद के उम्मीदवार कांग्रेस के आएँ, जो लोग लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हों, लगातार संघर्ष किए हों और जीतने की जिनकी क्षमता हो, ये सब का मूल्यांकन कर रहे हैं। और ये दोनों तैयारी हमारी एक साथ चल रही है, क्योंकि पार्टी का कैंडिडेट होगा ना, जो महापौर का कैंडिडेट होगा। बिलासपुर में लगभग 5 लाख वोटर हैं। इनमें 50% ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं। बिलासपुर के 70 वार्डों की बात करें तो यह चुनाव सामाजिक फैक्टर पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इस सीट को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। बिलासपुर की मैंने आपको बात की, इसलिए बिलासपुर सीधे चलना पड़ेगा और सीधे बिलासपुर लेकर चलता हूं आपको। बिलासपुर में कौन है? बिलासपुर में आशीष दुबे हैं।
जो समीकरण मैंने आपको बताया, आशीष आपने भी सुना और आपने ही भेजा, उस समीकरण के इर्द गिर्द अभी तक का क्या अपडेट है बिलासपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर, बता दीजिए आशीष। देखिए ज्ञानेंद्र जी, बिलासपुर में एक सीधा सा जो राजनीति है, जो जहां से तय होता है वो भारतीय जनता पार्टी में अमर अग्रवाल के बंगले से होता है, वहीं कांग्रेस में अटल श्रीवास्तव के यहाँ से। इसके पीछे का कारण है कि अमर अग्रवाल जो है गद्दावर नेता है, जिला अध्यक्ष उनके चुनकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट तय होंगे, ऐसा जो चर्चा है बाहर, वो अमर अग्रवाल के ही इर्द गिर्द के रहने वाले। इसी तरह कांग्रेस में भी यही चीज़ें होने वाली है अटल श्रीवास्तव के साथ में। ओबीसी वर्ग की रह गई बात, तो जो हमने 4 नाम आपको दिए हैं बीजेपी से, जिनमें जो है पहला नाम पूजा विधानी का है, अशोक विधानी है नेता प्रतिपक्ष, उनकी पत्नी है, तो सबसे प्रबल दावेदारी अभी फिलहाल उनकी ही जो है सामने दिख रही है। दूसरी तरफ जो है अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो प्रमोद नायक के दावेदारी के पीछे का जो कारण है ज्ञानेंद्र जी, वो ये है कि एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं और अभी जो है वर्तमान जो अध्यक्ष महिला आयोग की किरणमयी नायक, उनके देवर हैं। तो जाहिर सी बात है ये 2 लोगों का जो दावेदारी है वो प्रबल तौर पर बिलासपुर में देखा जा रहा है, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं वो दावे कर रहे हैं, नामांकन पर्चा उन्होंने भरा है। और बिलासपुर में ओबीसी वर्ग की अगर बात करते हैं तो लगभग जो है 50%, जैसा कि आपने भी बताया, वो वोटर्स हैं बिलासपुर में। यही कारण है कि ओबीसी वर्ग के लिए वो आरक्षित है। लेकिन आशीष, हर दिन आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे विस्तार से बात करेंगे, और जब आप जुड़िएगा तो इसी तरह से अंदर की खबर लेकर आइएगा जैसा आज आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए बिलासपुर से कहां चलते हैं? दुर्ग चलते हैं। अब दुर्ग की बात करते हैं। चुनावी शंखनाद के साथ ही दुर्ग में उम्मीदवारी के लिए दावेदारों की कतार लग चुकी है। दुर्ग नगर निगम में उम्मीदवारी का क्या समीकरण बन रहा है, आज सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। चलिए दुर्ग के बारे में आपको सब कुछ दिखा देते हैं। दुर्ग का अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो इस नगर निगम में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से साहू समाज के वोटर को साधने के लिए साहू समाज से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हाल ही में जब बीजेपी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो उसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। दुर्ग सांसद और विधायक कुर्मी और यादव समाज से हैं। ऐसे में साहू समाज को साधने के लिए अब बीजेपी महापौर प्रत्याशी के तौर पर साहू समाज से किसी प्रत्याशी का नाम आगे कर सकती है। अगर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए तो भारती साहू, सविता पोषण साहू, डॉक्टर मानसी गुलाटी और अलका वाघमार और गायत्री वर्मा का नाम सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता साहू, सत्यवती वर्मा, रामकली यादव और कल्पना देशमुख में से किसी एक के नाम पर मुहर लगते देखी जा सकती है। अब राजनांदगांव की बात करते हैं, लेकिन राजनांदगांव से पहले आपको दुर्ग लिए चलता हूं, क्योंकि मेरे सहयोगी दिलीप शर्मा दुर्ग से जुड़ गए हैं। दिलीप, ये जो आप समीकरण भेजे हैं, ये जो मैंने आपको सटीक विश्लेषण सुनाया आप ही की रिपोर्ट पर, इसके बाद क्या तस्वीर समझ में आ रही है और आज क्या डेवलपमेंट है? क्योंकि दर्शक आज का डेवलपमेंट जानना चाहते हैं। विस्तार से बता दीजिए दिलीप अपने दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस लगातार जो वहां के जिला अध्यक्ष है गया पटेल, वो आवेदन ले रहे हैं, लेकिन वहां पे कांग्रेस के दफ्तर पे कोई भीड़ नहीं दिख रही है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी संगठनात्मक तौर पर एकदम बहुत आगे है, और जो लोग हैं, जो बीजेपी के इर्द गिर्द जो है लोग हैं, वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए। मतलब यह है कि सरोज पांडे, विजय बघेल और जो वहाँ के जो तमाम लोग हैं, वो विधायक है, जो वो लोग वहाँ पे संगठनात्मक कार्रवाई बैठकें कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है दुर्ग नगर निगम, क्योंकि सरोज पांडे यहाँ से 10 सालों तक 2 बार महापौर रही है। इसके बाद चंद्रिका चंद्राकर बीजेपी से रही है, शिव कुमार तमेर यहाँ पे रहे। एक बार जो भूपेश बघेल की सरकार थी उसमें सिर्फ कांग्रेस को यहाँ पे सत्ता मिला था 2000 से 2020 तक के। तो कई मिलाकर बीजेपी का कब्जा रहा है और बीजेपी अभी भी आगे चल रही है। अब रही पॉलिटिकल बात की बात, तो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उसी टाउन से आते, उनके बेटा अरुण वोरा है जो वहां के विधायक रह चुके हैं, अभी पूर्व है, और भूपेश बघेल का जिला है। तो भूपेश बघेल, अरुण वोरा और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का गढ़ माना जाता है। तो उसमें कांग्रेस पूरी ताकत दुर्ग के जो समीकरण आपने बताए हैं, दुर्ग के जो समीकरण आपने बताए हैं दिलीप, इसी तरह का समीकरण हर दिन आपसे सुनूंगा। रोज गप होगी हमारी और आपकी, शाम रात 8:30 के बाद हम लोग बतियाएंगे कि आखिर कौन बनेगा मेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के बाद कहां लेकर चलता हूं आपको? राजनांदगांव की बात कर लेते हैं। राजनांदगांव में पिछले 3 बार से हेमा देशमुख महापौर पद पर बनी हुई। कितनी बार से?
3 बार से। राजनांदगांव सामान्य सीट होने से कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दावेदारी में मधुसूदन यादव और नीलू शर्मा का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेसी कोटे से कुलवीर सिंह छाबड़ा और निखिल द्विवेदी का नाम, इसी नाम पर मुहर लगाया जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए। ये जो नाम मैंने आपको बताया, ये नाम राजनांदगांव का। राजनांदगांव में ये नाम क्यों सामने आ रहे हैं? बिग पिक्चर प्रदेश से ही समझूंगा मृगेंद्र पांडे से कि राजनांदगांव में ये नाम क्यों सामने आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से। मृगेंद्र जी, देखिए, राजनांदगांव में 2 बड़े नेता हैं, भाजपा से डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस से, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव लड़े तो भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और ये जो नाम आ रहे हैं वो दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के करीबी नेताओं का है। मधुसूदन यादव यहाँ से महापौर रह चुके हैं, उसके बाद वो लोकसभा में गए, सांसद रहे, अब वापस बैक आए। विधानसभा चुनाव लड़े थे पिछला वाला, उसमें हार गए थे, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है संगठन की। तो मधुसूदन यादव का नाम आ रहा है सामान्य वर्ग से। दूसरा जो निखिल द्विवेदी का नाम आ रहा है, निखिल द्विवेदी भी भूपेश बघेल के करीबी हैं, लंबे समय तक। ठीक है, मैं समझ गया मृगेंद्र जी, मुझे अंबिकापुर जाना होगा, समय कम है, अंबिकापुर जाना होगा। एक बार फिर बिग पिक्चर में आपसे बात करेंगे। अंबिकापुर जाना होगा। अंबिकापुर क्या हुआ? अंबिकापुर को नगर निगम बने 20 साल हुए और इन 20 सालों में 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस के महापौर रहे हैं। यानी शहर में दोनों ही पार्टियों को बराबर राज करने का मौका मिला। इस नगर निगम सीट से बीजेपी ने महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी दी है, राजवाड़े को चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी दी है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कालाभान सिंह और कांग्रेस की तरफ से वर्तमान महापौर अजय तिर्की चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। अंबिकापुर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने दावे पेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए जरा। नगर निगम चुनाव में लगातार 2 बार कांग्रेस की सरकार रही और बड़े बड़े काम किए और देश में भी अंबिकापुर नगर निगम का नाम हुआ। बल्कि मैं कहूं तो अंबिकापुर शहर का जो नाम पूरे देश ने जाना तो वो नगर निगम के कार्य से जाना। और हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो मुद्दे रहेंगे फिर से व्यवस्थित विकास की और आप समग्र विकास की हम लोग बात करेंगे। आज निगम क्षेत्र के अंदर जितने लोग निवासरत हैं उनको किसी प्रकार की बहुत परेशानी नहीं हुई। देखिए, जहाँ तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारा संगठन नगर निगम अंबिकापुर के चुनाव को, नगर पंचायत के चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया है। हम सब कुछ सुना दिया। 5 नगर निकाय चुनाव को लेकर कहां क्या समीकरण है सब कुछ बता दिया। अंबिकापुर चलते हैं। अंबिकापुर में दिलीप खड़े हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए समीकरण। हर दिन आपसे समीकरण पूछूंगा, फिर मुझे जाना है, एक बहुत बड़ी खबर इंतजार कर रही है। दिलीप, देखिए, अंबिकापुर जो नगर निगम है उसमें कांग्रेस की तरफ से अजय तिर्की को टिकट मिलना महापौर पद के लिए पूरी तरीके से फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि अजय तिर्की के अलावा कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है जिसे कांग्रेस जनता के सामने प्रेजेंट कर सके। वहीं बीजेपी में सबसे बड़ी बात है, जो पूर्व सांसद है कमल भान सिंह, उनका नाम अंतिम माना जा रहा है कि उन्हें टिकट मिल सकता है। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो RSS के नेता हैं इंदर भगत, युवा नेता है, हिंदू युवा नेता है, तो उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो पार्षद, सीनियर पार्षद हैं, मंजूषा भगत हैं, प्रेमानंद तिग्गा हैं, ये भी कतार में है। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि पूर्व सांसद कमल भान सिंह का जो चेहरा है वो डॉक्टर रमन सिंह के काफ़ी पसंदीदा व्यक्तित्व रहे, अच्छा एक पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हें पसंद करते हैं आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह, तो इसकी वजह से उनको टिकट मिल सकता है। वहीं स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं वो भी कमल भान सिंह को पसंद कि उनका व्यवहार सरल व्यवहार है और जनता के सामने जाएंगे तो ये बीजेपी मान रही है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों पार्टियों की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों में मुस्लिम बाहुल्य और ईसाई बाहुल्य मतदाता है और जो कांग्रेस को एक मजबूत पार्षद देते हैं। और कांग्रेस चलिए ये देखिए, एक तरफ आपको दिलीप दिखाई दे रहे हैं, मृगेंद्र पांडे दिखाई दे रहे हैं, दिलीप शर्मा दिखाई दे रहे हैं, आशीष दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? आपको अंबिकापुर संभाग का सटीक विश्लेषण दिलीप जायसवाल सुनाएंगे पूरे प्रदेश के बिग पिक्चर पर कि आखिर राजनीति क्या कह रही है। और इसके अलावा राजनांदगांव हो, जगदलपुर हो, धमतरी हो, सब कुछ हो, संजय जुड़ेंगे, संजय जगदलपुर का पूरा समीकरण बताएंगे। लेकिन मृगेंद्र पूरे प्रदेश से होने वाली हलचल पर नजर रखे हुए हैं, ये सब कुछ बताएंगे। हर दिन आपको नगर निगम चुनाव का कुछ भी देखना है कि आपके प्रदेश से क्या हो रहा है, मृगेंद्र बताएंगे। दिलीप खड़े हैं। दिलीप, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई में क्या हो रहा है, कुछ भी जानना हो दिलीप की नजरों से देखेंगे, दिलीप सब कुछ बताएंगे। और आशीष दिखाई दे रहे हैं आपको
बिलासपुर में क्या घटने वाला है, कोरबा में क्या हो रहा है, रायगढ़ में क्या हो रहा है, सब कुछ जानना है तो आपको सटीक विश्लेषण मेरे सहयोगी आशीष बताएंगे। चलिए, आपको सब कुछ बता दिया है, टाइम समाप्त हो गया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन एक खबर है, जल्दी से बता देता हूं आपके काम खबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करते हैं। यहां पुलिस को साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर सील्ड ऑपरेशन चलाकर करोड़ों की ठगी करने वाले देश विदेश के ठगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस ने अपने इस ऑपरेशन में 100 से अधिक पुलिसकर्मी की 20 टीम बनाई, अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी और 62 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें देश भर के करीब 1500 साइबर ठग शामिल हैं। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर रेंज आईजी ने चलाया है और 62 आरोपियों को धर दबोचा है। इनमें से 3 नाइजीरियाई आरोपी हैं जो रायपुर के ही कलिंगा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गिरफ्तार हुए। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई में आरोपियों के खाते में करीब 2 करोड़ रुपए होल्ड कराए हैं। सोचिए आप, ये आरोपी इतने शातिर थे कि अलग अलग तरीकों से लोगों का पैसा लूटते थे। आरोपियों ने बैंक अकाउंट खुलवाने, फर्जी शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी के बहाने लोगों से करोड़ों की ठगी की, जिसकी शिकायतें पुलिस के पास पहुंची और साइबर सेल ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने 3 विदेशी नाइजीरियन नागरिकों के अलावा राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और महासमुंद से आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इस मामले पर ज्यादा अपडेट के लिए खोमन साहू ये बता दीजिए। बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी कार्रवाई। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको याद होगा 4 दिसंबर को नवा रायपुर में साइबर भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था। उस साइबर भवन को बहुत हाईटेक बनाया गया था और यही कारण है कि वहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी साइबर ठग को लेकर चिंता जाहिर किए थे। उसके बाद साइबर की टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में इनको भेजा गया था। उसके बाद एक बड़ी सफलता मिली है। 60 से ज़्यादा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 84 करोड़ से ज़्यादा ठगी इन्होंने अब तक की है। यही चिंता का विषय था। इसी पर चिंता जाहिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था और पुलिस विभाग और साइबर की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। एक बड़ी सफलता मिली है। हालांकि साइबर की जागरूकता को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जिलों तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर मोबाइल कंपनियां, मुख्यमंत्री सब समझाइश दे रहे हैं। खोमन इसी तरह से अपडेट बताते रहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।